Hello everyone. Hello everyone and welcome to PWUGC Net. Welcome to this short video session जहाँ पे हम करने वाले हैं एक बहुत important topic का revision that is Mahatma Gandhi from Indian political thinkers. Dear students, Indian political thinkers unit number 3 में we have to learn about a lot of thinkers, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी. एंड महात्मा गांधी के टॉपिक से अगर हम देखें तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया, उनके जो भी मूवमेंट्स हुए उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसकी डिटेल, उनके ऑर्गेनाइजेशंस का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनकी डिटेल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महात्मा गांधी की बुक्स, महात्मा गांधी के बुक्स के पब्लिकेशन के ईयर, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड उनके कोट्स, यानी बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इफ वी लुक towards the trend of previous year papers of UGC NET JRF. So we are going to cover this topic in that format in this short video, जहाँ पे हम 5 से 10 मिनट में पूरा एक टॉपिक का important portion रिवाइज करने वाले हैं. So we'll start the discussion about महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के बारे में आप सब जानते हैं that we have covered महात्मा गांधी का बेसिक डिटेल एंड महात्मा गांधी का जो भी इम्पॉर्टेंट बर्थ प्लेस है, महात्मा गांधी का जो भी इम्पॉर्टेंट उनके लाइफ स्केच से रिलेटेड डिटेल्स है, ऑल दैट. सो ही वॉज बॉर्न इन 1869 एंड ही वॉज देयर टिल 1948. मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी, हमारे भारत के फादर ऑफ नेशन हैं. हम उन्हें बापू के नाम से जानते हैं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. बट स्टिल हम अगर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की, सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर. नेशनल मूवमेंट को उन्होंने लीड किया और नेशनल मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर दिया. आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग. इंडिया के नेशनल मूवमेंट को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. वी डिवाइड इंडियन नेशनल मूवमेंट इन 3 फेजेस. नंबर 1 वी हैव द मॉडरेट पॉलिटिक्स फेज. मॉडरेट्स का फेज है जहां पे आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स मॉडरेट पॉलिटिक्स वाले 3 P's मेथड का प्रयोग करते हैं. कौन कौन से 3 P's? प्रेयर्स, पिटिशन, प्रोपेगेंडा. एक एक पॉइंट से सवाल आ सकता है, आया हुआ है. प्रेयर्स, पिटिशन और प्रोपेगेंडा का प्रयोग करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने के लिए. मॉडरेट पॉलिटिक्स शुरू होती है 1885 में. क्यों? क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है AOU के इम्पॉर्टेंट रोल के साथ इस्टेब्लिश होती है, जो एकमात्र मंच बनता है आगे चल के, एक बहुत बड़ा मंच बनता है आगे चल के, जहां से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया गया. सो 1885 से लेकर के 1905 तक मॉडरेट फेज चलता है, क्योंकि 1905 में हुआ था बंगाल का पार्टीशन. और बंगाल के पार्टीशन के समय हमने देखा था दैट देयर वाज दिस नोशन कि जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है, 3 P's हैं, प्रेयर्स, पिटिशन, प्रोपेगेंडा, वो बहुत ज़्यादा हमें आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रही थी. और फिर एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स आती है, लाल वालपाल जैसे लीडर्स सामने आते हैं और वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अलग ही मोड़ देते हैं. आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉडरेट फेज के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे, उनका नाम आपको मुझे बताना है. उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज था. एक्सट्रीमिस्ट फेज, या फिर आप कहते हो इसे गरम दल की राजनीति. नरम दल, गरम दल पढ़ा है, नरम दल की राजनीति, गरम दल की राजनीति. एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका शुरू होता है 1906 से. 5-6 बंगाल के विभाजन के बाद, जब पूरे देश में यह आक्रोश था कि अंग्रेज जो है आखिर ये कर क्या रहे हैं, और जो मॉडरेट्स हैं उनके 3 P's के मेथड्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस फॉर लॉन्ग. देन एक्सट्रीमिस्ट फेज में वायलेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ा जाता है, अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे उन पे गोलियां चलाई जाती हैं, उन पे अटैक्स होते हैं, और हर तरीके से इंडियन पीपल वर प्रोटेस्टिंग. एंड फाइनली एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको कि 1911 में जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उसे खत्म किया गया, उसे समाप्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा. सो एक्सट्रीमिस्ट फेज आपका शुरू होता है 1906 से एंड ये चलता है आपका 1915 तक. क्यों? क्योंकि 1915 में एंट्री होती है गांधी की एंड लाल बाल पाल अलॉन्ग विद दैट औरोबिंदो घोष, श्री औरोबिंदो घोष, ये आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के. Moving to the third phase of Indian national movement. The third phase is Gandhian phase.
सो सच वॉज द रोल ऑफ गांधी। गांधीयन फेज थर्ड फेज को कहा जाता है। यहाँ से आपको पता चलता है कि गांधी की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट थी। पूरे के पूरे एक फेज का नाम ही गांधीयन फेज कहा गया, जो कि 1915 से लेकर के 47 तक चलता है। 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, एंड गांधी जी के भारत वापस आने के बाद उन्होंने 1 साल के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। एंड देन उस समय चल रहा था होम रूल लीग मूवमेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट वाला। तो वहीं पे गांधी जी एंट्री लेते हैं इन इंडियन पॉलिटिक्स, एंड देन गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल मूवमेंट एक मास मूवमेंट में तब्दील होता है। राइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी डिटेल्स की तरफ, अपने फैक्ट्स की तरफ। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी खुद को एक मैन ऑफ एक्शन मानते थे। मैन ऑफ एक्शन मतलब कर्मठ व्यक्ति, कर्म का व्यक्ति मानते थे। और गांधिज्म, गांधीवाद कोई विचारधारा है, इस एग्जिस्टेंस में नहीं मानते थे। उनकी जीवनी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा गया है, एंड 1915 में उन्हें कायसरे हिंद का मेडल मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। वाई? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डू रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपनी माता से। गांधी जी खुद, आपको पता है कि काफ़ी रिलीजियस व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के समय भी वो हे राम के लफ्ज़ बोल रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो खुद भी काफ़ी रिलीजियस व्यक्ति थे अपने जीवन में। ही वॉज अ वैष्णवाइट। जो धर्म के प्रति उनका झुकाव था वो उनकी माता से आता है, फ्रॉम हिज मदर। अपार्ट फ्रॉम दैट गांधी जी धर्म को लेकर के क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स बता देती हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं। देयर इज वन सेइंग दैट, जहाँ पे गांधी जी कहते हैं, दिस इज अ कोट बाय महात्मा गांधी, कि मैं राजनेता के भेष में एक धार्मिक व्यक्ति हूँ और बहुत सारे धार्मिक व्यक्तियों के भेष में राजनेता जीवित हैं। मीन्स स्पिरिचुअल ड्रेसेस में there are politicians and I am a politician but I am a spiritual man. That was a statement by Gandhi. If you get a question, do remember. Second, very important statement. Gandhi कहते हैं that religion and politics cannot be separated. Politics without religion is a death trap. धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है. That is very famous statement of Gandhi. And if you are getting a question कि धर्म और राजनीति को लेकर के गांधी के क्या विचार थे, सो ही वांटेड कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर धर्म को किसी भी चीज से अलग कर देंगे तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म मतलब केओटिक सिचुएशन, जहां पे कोई भी किसी का भला नहीं सोचेगा। एंड देयरफॉर गांधी कहते हैं दैट धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल है। वो खुद को फिलोसफिकल एनार्किस्ट भी बताते हैं, दार्शनिक अराजकतावादी। क्यों अराजकतावादी नहीं? अराजकतावादी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो आप सोच रहे हैं मैं वहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। एनार्किस्ट, वो राज्य के ऑपोजिशन में थे। ही वॉज अ यूटोपियन थिंकर, एक यूटोपियन थिंकर थे। उन्होंने राम राज्य की बात की। राम राज्य एक ऐसी कल्पना थी गांधी की, एक ऐसा यूटोपियन कॉन्सेप्ट था, दैट वॉज रूल ऑफ गॉड, जो कि भगवान का रूल था, रूल ऑफ गॉड। एंड मतलब देयर वाज रूल ऑफ गॉड, एंड लोगों को किसी भी राज्य की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल की आवश्यकता नहीं थी। हर व्यक्ति अपनी जो सेंटिमेंट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, उसको खुद ही कंट्रोल कर रहा था। जेलसी को, हेट्रेट को कोई जगह नहीं दी वहाँ पे गांधी ने, और कहा कि सब एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ चलेंगे। सो दिस इज कॉन्सेप्ट बाय गांधी। सो लेट्स मूव अहेड। उनकी माता का बहुत ज़्यादा प्रभाव था गांधी पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदुइज्म, वैष्णविज्म को वो मानते थे। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म और बाकी धर्मों से भी गांधी प्रभावित थे। विल मूव अहेड एंड विल डिस्कस अबाउट और क्या क्या प्रभाव थे गांधी के ऊपर। तो हरीश चंद्र नाम का नाटक, प्ले बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है गांधी के ऊपर, गांधी के मस्तिष्क पे, विचारों पे। एंड आप एक लिस्ट बना लीजिए छोटी सी कि राजा हरीश चंद्र का जो प्ले था, वहां से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को गांधी ने अडॉप्ट किया। देखिए गांधी की जो पर्सनैलिटी है ना, दैट इज वंडरफुल इन मेनी एस्पेक्ट्स। राजा हरीश चंद्र का जो प्ले था, वहां से उन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट लिया और अपने जीवन में अडॉप्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत सारे स्कॉलर्स से प्रभावित थे, जैसे कि लियो टॉलस्टॉय, थोरियो और इमर्सन। इन स्कॉलर्स ने एनार्किज्म, अराजकतावाद, जो मैं अभी आपको फिलोसफिकल एनार्किज्म पढ़ा रही थी, इन्होंने एनार्किज्म को सपोर्ट किया और गांधी का एनार्की की तरफ झुकाव यहाँ से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवर्ड कारपेंटर का मॉडर्न मेडिसिन का क्रिटिसिज्म है
कि आज की आधुनिक दवाइयाँ मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती हैं, नेगेटिव प्रभाव, उससे भी गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑन हिम. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर इन योर प्रीवियस ईयर पेपर. जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट. अनटू दिस लास्ट में गांधी जी ने पढ़ा और गांधी जी के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो अनटू दिस लास्ट से. यहाँ पे हमने देखा कि रस्किन जो है वो सोशो इकोनॉमी के प्रीकर्सर आप कह सकते हो, मतलब सोशो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. गांधी का इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आइडिया था, क्या आइडिया था? विलेज इकोनॉमी का, कि असली भारत के गांवों में बसता है. विलेज इकोनॉमी, जो विलेज हैं वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स हैं, बाहर का कोई प्रभाव उन पे नहीं होना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने मैकेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाने को मना किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, विलेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया, खादी और चरखा को सपोर्ट किया. मेक इन इंडिया जो आज हम प्रचलित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गांधी ने कहा कि भाई हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करनी है एंड वी शुड नॉट रन बिहाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. एंड ऑल दीज थॉट्स वर इन जॉन रस्किन्स अनटू दिस लास्ट. नेक्स्ट, लियो टॉलस्टॉय का किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू एंड क्रिश्चियनिटी एंड पेट्रियोटिज्म भी गांधी को प्रभावित करता है. यहाँ से उन्होंने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड प्योरिटी ऑफ पर्पस का कॉन्सेप्ट उठाया. एंड सत्य और अहिंसा का जो विचार था वो भी टॉलस्टॉय की किताब से ही गांधी में आता है. गांधी की खुद की किताबों की एक लिस्ट है. सबसे पहले 1909 हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता के ऊपर अपने विचार बताए. स्वराज इन 1 ईयर 1921. उनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ 1927, वेरी इंपॉर्टेंट. सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 28. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस 1941 एंड इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947. कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में उन्होंने कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात की? गांधी कहते हैं कोई भी मूवमेंट जो होता है वो STS के फेज से जाता है, यानी कोई भी आंदोलन होगा उसमें स्ट्रगल होगा, पीक पे पहुंचेगा, फिर शांति आएगी, ट्रूस, फिर स्ट्रगल होगा, फिर शांति आएगी, फिर स्ट्रगल होगा, फिर शांति आएगी. और ये स्ट्रगल और ट्रूस का जो फेज है वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम शांति पूर्ण तरीके से या नॉन वायलेंस से फाइनली अपने एम तक नहीं पहुंच जाते. ठीक है जी. तो STS को समझाया है उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में और कहा है जो ट्रूस का फेस है, जब एक आंदोलन पिछड़ रहा है या कम हो रहा है, उस फेज में क्या करना है अपने को? वी हैव टू फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. कैसा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम? जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए ऑन बिल्डिंग द रेस कोर्स फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट, जहां पे हम अपनी नींव को मजबूत करें, जैसे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम करें, जैसे कि खादी और चरखे का प्रमोशन करें, जैसे कि हम अपने विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, अनटचेबिलिटी के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, लोगों को अवेयर करें एंड बेसिकली अगले स्ट्रगल के लिए हम लोगों को यूनाइट करें, लोगों को एकत्रित करें. राइट, मूविंग अहेड, कुछ मैगजीन्स याद करनी है अब अपने को. इंडियन ओपिनियन फाउंडेड बाय गांधी इन 1903 इन साउथ अफ्रीका. नवजीवन 47 गांधी एंड नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट. हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन बंधु गुजराती भाषा में, हरिजन सेवक हिंदी भाषा में. यंग इंडिया इंग्लिश वीकली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये यंग इंडिया जर्नल जो है ये लाला लाजपत राय का होम रूल लीग ऑफ अमेरिका रीपब्लिश करता है US में टू प्रमोट द फीलिंग्स एंड द थॉट्स ऑन नेशनलिज्म इन इंडिया. Apart from that, here is a list of important organizations and ashrams which were established by Gandhi. Chronological order बहुत important है. सबसे पहले उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था 1894 में साउथ अफ्रीका. राइट. ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1903 साउथ अफ्रीका. 1904 में फीनिक्स सेटलमेंट को उन्होंने डरबन में फीनिक्स फार्म, जिसको हम आज भी जानते हैं कि सत्याग्रह सबसे पहले वहाँ हुआ था और सत्याग्रह का जन्म फीनिक्स फार्म में हुआ था, वहाँ पे उन्होंने फीनिक्स सेटलमेंट को एस्टैब्लिश किया. फिर टॉलस्टॉय फार्म 1910 में उन्होंने दूसरा आश्रम साउथ अफ्रीका में जो एस्टैब्लिश किया. फिर कोचरब आश्रम अहमदाबाद में 1915 में वो आए और उन्होंने एस्टैब्लिश किया.
मजदूर महाजन सभा, जिसे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी कहा, जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का आउटकम था। गांधी के इनिशियल मूवमेंट्स पढ़ोगे आप, उसमें आप पढ़ोगे अबाउट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का ये आउटकम था 1916 में मजदूर महाजन सभा का इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया। फिर उसके बाद आता है आपका कोचरब आश्रम, जो कि साबरमती नदी के किनारे इसको शिफ्ट किया गया 17 में, और यही बनता है साबरमती आश्रम। यही बनता है आपका साबरमती आश्रम। ठीक है जी। 1915 इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, एंड 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया। हरिजन वर्ड किसने यूज किया? गांधी ने। किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए। उन्होंने कहा वो ईश्वर की संतान है, हरि के जन है, सो वी शुड ट्रीट देम इक्वली। एंड दिस वाज अ पॉइंट ऑफ डिबेट बिटवीन डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था इफ यू आर ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एज हरिजन, द सन्स ऑफ गॉड, इट मीन्स आप ऑलरेडी मान रहे हो दे आर डिफरेंट, व्हाई नॉट ट्रीट देम इक्वली। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी हरिजन वर्ड को सपोर्ट नहीं किया, बट गांधी ने अनटचेबल्स को हरिजन वर्ड से डिनोट किया, राइट। 1934 ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। 36 सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया। एंड देन सम फेमस सत्याग्रह बाय गांधी। यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि गांधी के जो भारत के इनिशियल सत्याग्रह हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एनटीए का फेवरेट सवाल है, तो आपको वो कैसे याद रखना है। जब वो भारत आए सबसे पहले उन्होंने चंपारण बिहार में 1917 में आंदोलन किया, ठीक है। फिर उसके बाद फेब मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। उसके बाद खेड़ा में सत्याग्रह हुआ अगला मार्च 1918 में। तो आपने केक का CAK उठाना है और ई को हटा के R लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर वो करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। बिफोर स्टार्टिंग सम नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया, he did these सत्याग्रह and आंदोलन in India, and this is a very favorite question of NTA। तो सबसे पहले 1906 में पहला सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में लोकल इंडियंस के विरोध हो रहे अत्याचार के खिलाफ ट्रांसवाल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, एक ऑर्डिनेंस आया था अध्यादेश, उसके माध्यम से लोकल इंडियंस के साथ भेदभाव हो रहा था, उसके अगेंस्ट गांधी ने सितंबर 1906 में पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। भारत के इंपॉर्टेंट सत्याग्रह चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रॉलेट। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एंड रॉलेट, राइट। रॉलेट सत्याग्रह जो है वो रॉलेट एक्ट के विरोध में आया था। उसके बाद गांधी के भारत में ऑल इंडिया लेवल के मूवमेंट शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन 1920-21, फिर सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा 1930, फिर क्विट इंडिया 8 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसे अगस्त क्रांति के रूप से भी हम जानते हैं, गोल मैदान से शुरू हुआ था। एंड दीज वर सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स बाय गांधी। नाउ हियर वी कम टू द कोट्स ऑफ महात्मा गांधी। हेट द सिन, लव द सिनर। हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं, पापी से प्रेम करना है। जब ब्रिटिशर्स से हमें कैसे डील करना है इस पे बात कर रहे थे गांधी, तो गांधी कहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स से नफरत नहीं करते, ब्रिटिशर्स के व्यवहार से नफरत करते हैं। एंड हमें क्या करना है, हमें अपने व्यवहार को ट्रूथ और नॉन वायलेंस के तहत इतना अच्छा करना है दैट वी आर एबल टू चेंज द हार्ट्स ऑफ द सिनर, हम पापियों का हृदय परिवर्तन कर सकें। दैट वॉज गांधी, दैट वॉज गांधी, राइट। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread. This is also a quote by Gandhi. Whenever you are confronted with an opponent, conquer him with love. देखिए, मैं आपसे कहती हूँ ना कि कोट्स की आपको फीलिंग समझनी है, आइडियोलॉजी, एंड फिर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन से थिंकर हैं। ये गांधी ही कह सकते हैं क्या, कि जब भी आपके सामने आपका दुश्मन हो, दुश्मन को जीतो। कैसे? पर प्यार से जीतो, लड़ के नहीं, हिंसा से नहीं, प्यार से, ठीक है। चेंज द हार्ट्स ऑफ द सिनर, दैट वॉज गांधी। आई कॉल हिम रिलीजियस हु अंडरस्टैंड्स द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी बिकम अनहोली व्हेन देयर हैंड्स आर डाइड रेड विद इनोसेंट ब्लड। Distinguish between real needs and artificial wants and control the latter. And this was all about today's lecture, today's short video of Mahatma Gandhi. This is it. Thank you so much. Stay tuned with us for more such content.